हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है कि 4 बजे के एडिशन में, जी हाँ, 4 बजे हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस को लेकर के। हर दिन अलग विषय को लेकर के हम बातचीत करते हैं, आपकी जेब का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। और आज हम बातचीत करने वाले हैं इंश्योरेंस को लेकर के। जी हाँ, कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती हैं। अधिकांश कर्मचारी मुख्य रूप से कॉर्पोरेट कवर पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। कंपनी की ओर से मिलने वाला ये कवर बहुत ही कम होता है। गंभीर बीमारी के लंबे इलाज के दौरान ये कवर नाकाफ़ी साबित होता है। ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार का ताज़ा सर्वे बताता है कि 1/3 प्रोडक्ट में एडवांस ट्रीटमेंट 50% ही कवर हो पाता है। साथ ही ये बीमा कवर सभी के लिए एक जैसा तैयार किया जाता है। ये बात अटल सत्य है कि एक साइज सभी लोगों के लिए फिट नहीं बैठती। हालांकि कॉर्पोरेट ग्रुप इंश्योरेंस की कई खूबियां हैं, लेकिन उस पर पूरी तरीके से भरोसा करना ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की खास मेहमान, प्रोमोर फिनटेक की को फाउंडर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर निशा शांघवी जी। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत वेलकम मैम आपका। जब भी आप आती हैं बहुत कुछ हमारे दर्शकों को सीखने को मिलता है। धन्यवाद आज के कार्यक्रम में हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। थैंक यू विपुल जी। मैम, पहले तो सबसे पहला सवाल जो है वो यही जानना चाहेंगे कि जो कॉर्पोरेट ग्रुप हेल्थ बीमा कवर होता है वो सभी के लिए एक जैसा होता है, एक जैसा साइज़ हर किसी के लिए, लेकिन फिट नहीं बैठता है। सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, सबकी अलग अलग उम्मीदें होती हैं, सबके अलग अलग परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। आप इसको किस तरीके से देख रही हैं, कितना सही इसे मानती हैं, और इसे ग्रुप इंश्योरेंस के साथ आखिर में जोड़ा क्यों जाता है? विपुल जी, एक बहुत बड़ी गलती जो हर इंसान जनरली करता है जब वो जॉब पे होता है, हम कितने भी लोगों से मिले, जो कितने भी एजुकेटेड रहे, ये फील्ड से भी रहे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आंसर यही देते हैं कि मेरे पास मेरे कंपनी का इंश्योरेंस है, कितना है, क्या कवर करता है, कब तक है, क्या फीचर्स है, कितनी कोपे है, क्या कुछ भी नहीं पता होता है कभी भी। हाँ, देखना पड़ेगा क्या है करके। तो लोग उसे मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं बहुत टाइम के। ये काफी होगा कि जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो मेरे पास कंपनी ने दिया है, वो काफी रहेगा, मुझे नया लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है हमारे रिटेल इंडस्ट्री से वर्सेस ये ग्रुप इंडस्ट्री में। हम्म। तो इसके मैम, इसके लिए क्या आपको लगता है कि आखिर में वजह क्या लोग मानते हैं? क्या अवेयरनेस की कमी है, या लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं? दोनों। हम्म। अगर हम ये बात करेंगे थोड़ी और डिटेल में, जैसे इंश्योरेंस है, सो हम्म। आपने जब भी ऑफर लेटर साइन किया था तो आपको दिया गया था कि एम्प्लॉय बेनिफिट है। हम्म। तो एम्प्लॉय बेनिफिट कितने हद तक का है? राइट, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना कंपनी इसको आपको ग्रेड के हिसाब से देना चाहती है या एज अ स्टैंडर्ड कवरेज देना चाहती है? और कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी अपना डिसीजन भी चेंज कर सकती है कि आप एम्प्लॉयमेंट में आने के बाद टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चेंज भी हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि जब भी हम ये इंश्योरेंस की बात करें, सो दैट्स लाइक एन एडिशनल एम्प्लॉय बेनिफिट, उसका ही नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट, जो एक एडिशनल वेटेज देता है कि आप इस एम्प्लॉयमेंट में कंटिन्यू कीजिए। सो एडिशनल मीन्स यू नीड टू हैव समथिंग ऑफ योर ओन ऑल्सो। हम्म। आपके पास अपना खुद का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई ज्यादा गंभीर बीमारी आती है, सम क्रिटिकल इलनेस, जिसमें 10-15 लाख रुपए लग जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करेंगे? आपका कॉर्पोरेट कवर 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख का है, हम्म। तो आप बीमारी को तो ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई इंश्योरेंस 5 लाख तक का ही है तो 5 लाख तक की बीमारी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसे सब सिचुएशंस में बहुत जरूरी है कि आपकी खुद की अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। सो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, और लोगों की एक ये है कि मैं खुद से लूंगा, ठीक है नहीं है, सही है, एडवाइजर अवेलेबल है कि नहीं है, ऑनलाइन लूंगा तो सर्विस कौन करेगा। तो वो भी छोटे छोटे गैप्स है जो लोगों को एक डिसएडवांटेज के तौर पे दिखते हैं कि मैं क्यों लूं, कुछ तो है हम्म। ऑलरेडी। और कई बार कैजुअल अप्रोच भी होती है कि लोगों को लगता है कि ठीक है, जब तक क्राइसिस नहीं आती है लोग ये मान के भी नहीं चलते हैं कि उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है या उनको भी आवश्यकता पड़ सकती है। और अगर कुछ होता है तो लोगों को लगता है कंपनी का इंश्योरेंस तो है ही है। मैम, अगला प्रश्न ये है कि कंपनी की ओर से जो मिलने वाला ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अपना हेल्थ कवर रखना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? ये अगर जो हमारे तमाम दर्शक आज देख रहे हैं कार्यक्रम, उनको अगर आप ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ कि आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। विपुल जी, बहुत ही जरूरी बात है ये कि
खुद का इंश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि आप करियर के ऐसे मोड पे हो कि जहां पर आपको कोई स्टार्टअप ज्वाइन करना है। अब छोटी कंपनी है तो शायद एम्प्लॉय बेनिफिट में इंश्योरेंस ना हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके घर पे कोई फैमिली मेंबर है जो इंश्योरेंस को यूज कर रहा है, जो कंपनी के थ्रू वाला है, तो आप उस टाइम पे आप सोचेंगे कि अरे मैं नई कंपनी में कैसे जाऊं, समबडी इज रिकवरिंग फ्रॉम अ ट्रीटमेंट और टेकिंग अ ट्रीटमेंट जिसकी वजह से ये इंश्योरेंस हम यूज कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक बाधा बन सकती है आपको नेक्स्ट जॉब पे जाने के लिए। इसलिए अपना इंश्योरेंस होना जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप ये इंश्योरेंस की बात करते हैं, ग्रुप मेडिक्लेम, तो बहुत टाइम कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी चेंज करती रहती है, ठीक है। तो जब भी हम ये इंश्योरेंस कंपनी जब ऐसे चेंज होती रहती है, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज होते हैं। सो बहुत टाइम पे हमारे साथ एक सिचुएशन हुई थी कोविड के स्टार्ट में, कि एक क्लाइंट ने कॉल करके पूछा कि मेरी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ इन्वेस्टमेंट करूंगा। कोविड के स्टार्ट में जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तो उसके मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो जब ये कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी में लिखा था कि ओरल थेरेपी जो है, कैंसर के लिए मल्टीपल वेज से ट्रीटमेंट दी जाती है, केमोथेरेपी दी जाती है। तो बिल्कुल। ये इनको कोई ओरल मेडिकेशन के थ्रू दे रहे थे जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन हो ही नहीं रहा था। और उनके एक्सक्लूजन क्लॉज में था कंपनी के कि हम ये ट्रीटमेंट का पैसा नहीं देंगे। उनको 8 महीने तक वो सिटिंग लेनी पड़ी, हर सिटिंग का खर्च तकरीबन ₹1,00,000 था। और कॉर्पोरेट कवर में तो ये कवर ही नहीं हो रहा था। मतलब क्या हुआ, आपने खुद की पॉलिसी नहीं ली, कॉर्पोरेट कवर में कवर नहीं हो रहा था, और आपने अपने सेविंग से पैसा सब खत्म कर दिया। सेविंग्स तो खत्म कर दी, उसके आगे क्या। अब रिटेल पॉलिसी, मतलब आप अपनी खुद की पॉलिसी जब लेने जाओगे, आपको बीमारियां आ चुकी है, या हार्ट अटैक है, या कोई क्रिटिकल इलनेस ऐसी चीजें हो चुकी है, तो आप एक अच्छे कस्टमर नहीं हो इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको शायद इंश्योरेंस भी ना देना चाहे। तो जिस दिन आपको लगता है ना मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, उस दिन जाके आपको खरीदना है एक हेल्थ पॉलिसी और लाइफ पॉलिसी भी। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियां ग्रुप कवर में नहीं कवर होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर गंभीर बीमारी है और आपके पास जो इंश्योरेंस है उसकी कवरेज कम है, तो ऐसे में आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए अपना कवर जो है अलग से भी, अगर आप कंपनी की तरफ से मिला भी हुआ है तो भी अलग से आपको एक इंश्योरेंस जो है लेकर के रखना चाहिए। मैम, अब ये समझना चाहेंगे कि अभी ग्रुप इंश्योरेंस को लेकर के काफ़ी सारी बातें आपने बताई, क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो क्या सिर्फ इसमें खाली नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं? क्योंकि इसमें कुछ तो अच्छी बातें हैं, जैसे कि जो पुरानी बीमारियां हैं वो कवर हो जाती हैं, मैटरनिटी को लेकर के काफ़ी राहत मिल जाती है, तो ये सब तो पॉजिटिव चीज़ें हैं कुछ इसमें। बिल्कुल पॉजिटिव चीजें बताती हूँ। सो मान लीजिए कि आपके पेरेंट को ऑलरेडी एलिमेंट्स हो चुके हैं, जो कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ये सारी चीजें जो है, इनको हम इंश्योरेंस टर्म में प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट कहते हैं। तो जब भी हम प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट की बात करते हैं, तो रिटेल ग्रुप पॉलिसी में जब हम ये कोशिश करते हैं लेने की, तो रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है, लोडिंग आ सकती है। लेकिन जब भी आप ये ग्रुप में एंटर करते हो, पेरेंट्स को ऐड करवाते हो अपनी कंपनी पॉलिसी में, तो ये एक एडवांटेज होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर्ड होगी, और उसमें कोई वेटिंग पीरियड भी नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का। आपने बहुत राइटली कहा कि मैटरनिटी, सो जब भी आप एक मैटरनिटी को कवर करना चाहते हो अंडर अ नॉर्मल पॉलिसी, आपकी नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी के अंडर, तो उसमें रेंजिंग फ्रॉम 2 years to 6 years to 8 years का वेटिंग पीरियड होता है मैटरनिटी को क्लेम करने के लिए। और उसमें भी 25-50 हज़ार रुपए ही कवर होते हैं मैटरनिटी कॉस्ट में, अपनी खुद की पॉलिसी में। वही सामने अगर मैटरनिटी कवर आप कॉर्पोरेट में कवर करना चाहते हो, आपके एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है वो ऑप्शन, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मैटरनिटी के लिए कोई वेटिंग नहीं है, आप इमीडिएटली उसमें क्लेम कर सकते हो। एंड एज पर ग्रेड उसमें अमाउंट्स भी डिफर करती है। तो मुंबई जैसी सिटी में एक मैटरनिटी का कॉस्ट तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया है अच्छी हॉस्पिटल में। तो वो सारा का सारा इंश्योरेंस कवर आपको अपने एम्प्लॉयर कवर में मिल जाता है, ग्रुप कवर में मिल जाता है। तो उसका एक एडवांटेज है कि कैसे हो। और फिर मान लीजिए कि बीच बीच में आप एंट्री करना चाहते हो, पेरेंट्स को बीच में से ऐड करना चाहते हो, कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप इन लॉज को भी ऐड करना चाहते हैं, खुद के पेरेंट्स और इन लॉज दोनों भी ऐड हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो ग्रुप इंश्योरेंस बिल्कुल देता है। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि कोई चीज़ ख़राब है या आपको अगर मिला हुआ है तो ये गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अलग से भी आपको अपना बीमा कराना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं
जिससे कि आपको हो सकता है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस में वो आपको सुविधा ना मिल पाए। इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों पे बातचीत कर रहे हैं। मैम, ये बात तो सही है आपकी है कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से कवर जो है काफ़ी सीमित होता है, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसा ही होता है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे इस कवर को कैसे बढ़ा कैसे सकते हैं। इसके में अगर मान लीजिए कुछ ऐड करना चाहें तो क्या अलग से ही पॉलिसी लेनी होगी या इसमें भी कुछ कुछ बदलाव किया जा सकता है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सो ये जो ग्रुप पॉलिसी है वो टेक्निकली एक ग्रुप के लिए होती है, सो इट कुड बी थ्रू एम्प्लॉयर ऑल्सो। फिर ये रोटरी ग्रुप्स होते हैं, लायंस ग्रुप होते हैं, या कोई टिपिकली एक ग्रुप के लिए डिजाइन कस्टमाइज किया हुआ प्रोडक्ट है, तो जी। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा ही आप डिफाइन कर सकते हो लेते वक्त। ठीक है, आप इन द सेंस द एम्प्लॉयर और द ओनर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, बिल्कुल। या जो एसोसिएशन है उसके जो कमिटी है वो डिसाइड कर सकती है। तो ये ग्रुप इंश्योरेंस में जब पॉलिसी लेते हो तभी आप उसको कवरेज जो है प्रीमियम उस हिसाब से होगा डिफाइन के। सपोज मैटरनिटी ऐड करना चाहते हो तो कितने तक देना चाहते हो। सो उसमें बहुत टाइम ऐसा होता है कि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का चार्जेस अलग होता है, तो उस हिसाब से उसका पे आउट ऑन क्लेम भी अलग होता है। फिर मान लीजिए कि अप टू 2 चिल्ड्रन, मतलब जी। 2 डिलीवरी के ही पैसे देंगे, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है कस्टमाइजेशन का। फिर मान लीजिए कि कोई कहता है कि पेरेंट्स को आपको ऐड करना है, हम मिड ईयर अलाउ नहीं करेंगे, पॉलिसी के स्टार्ट में ही अलाउ करेंगे। तो जब भी पॉलिसी का रिन्यूअल होता है, सो बहुत लोगों का रिन्यूअल जो होता है वो 1 अप्रैल से अप्रैल फर्स्ट वीक में ही जनरली होता है। सो न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर पॉलिसी तभी डिफाइन होती है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अलाउड होता है। बहुत इंश्योरेंस अलाउ करते हैं कि मिड ईयर में कोई ज्वाइन करेगा तो उनको कवरेज में ऐड करेंगे, और उसमें अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंश्योरेंस कस्टमाइजेशन है, तो टेलर मेड है एब्सोल्युटली। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आप पॉलिसी वर्डिंग्स के ऊपर ही जाएंगे आफ्टर पॉलिसी गेट्स इशूड। तो आपको पहले से पता नहीं है कि क्या कवर्ड होगा क्या नहीं कवर्ड होगा। जब भी आपकी पॉलिसी एनुअली आती है, आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपना टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल पढ़ना है। सो हमें एक क्लाइंट ने कहा मेरा ग्रुप कवर है, मुझे से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स कवर्ड है, लेकिन जब हमने उस पॉलिसी वर्डिंग्स उन्होंने हमें भेजे, हमने चेक किए, तो उसमें लिखा है कि सक्सेसफुल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ही कवर होंगे। तो आपके आपने आईवीएफ करवाया तो उसकी सक्सेसफुल हुई तो ही पैसा मिलेगा। अजम्पशन था कि इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, लेकिन नहीं, सक्सेसफुल होने पर, मतलब आपने कंसीव कर लिया इसलिए पैसा मिल रहा है, वरना तो नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं। फिर मान लीजिए कि कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए को पेमेंट है, 30% से लेके 10% तक का रेंज में लोग लेते हैं कि इंश्योरेंस में कोई भी क्लेम आएगा तो 10% एम्प्लॉय देगा, 90% इंश्योरेंस कंपनी देगा। कोई कोई जगह पर ऐसा होता है कि 30% पेरेंट्स का इंश्योरेंस का क्लेम लेंगे तो 30% आपको अपने जेब से देना है, 70% इंश्योरेंस देगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आपको पॉलिसी वर्डिंग्स को या आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब भी पॉलिसी रिन्यू होती है कॉर्पोरेट की तरफ से, आप सबको जनरली मेल आ जाता है कि ये पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। और जब भी हम सर्विसिंग की भी बात कर रहे हैं तो इसको सर्विसिंग कैसे, मतलब उसको आपको मेल आईडी या ये सब ध्यान में रखना है कि इंटीमेशन किसको देना है। मान लीजिए आप ही बीमार पड़ गए तो आपकी फैमिली किसको कांटेक्ट करेगी कि हमें कंपनी में किसको फोन करना है या किसको ईमेल करना है कि हमें इंश्योरेंस का फायदा लेना है या इंश्योरेंस क्लेम करवाना है। राइट, तो जैसे बहुत सारे डे केयर ट्रीटमेंट्स होते हैं जो पेरेंट्स करवाते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी हो गया, किडनी स्टोन हो गया। तो ये चीजें, सो डे केयर ट्रीटमेंट्स में भी कैपिंग्स होती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके एम्प्लॉयर कवर में क्या कवर्ड है और क्या कवर्ड नहीं है और कितना को पेमेंट है। जी। अब मैम, आपसे अब जानना चाहिए ये चाहेंगे कि हमने तमाम विषयों पे बातचीत की, लेकिन कॉर्पोरेट जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है जिसको जो एम्प्लॉय है उसको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि अगर वो दूसरा कोई अगर हम इंश्योरेंस ले रहा है, बीमा ले रहा है अपना इंडिविजुअल, तो उनको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? जी। जी बिल्कुल। सो जैसे हमने ऑलरेडी थोड़े पॉइंट्स इसमें से कवर किए हुए हैं। बिल्कुल। ध्यान में ये रखना है, जैसे मैंने कहा कि वेटिंग पीरियड, को पेमेंट, कौन सी ट्रीटमेंट्स कवर्ड है या किस टाइप के ट्रीटमेंट्स कवर्ड है। ये भी है कि इस पे ही सिर्फ भरोसा नहीं रखना है, बिकॉज बहुत सारे टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी चेंज हो जाएगी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी चेंज होगी तो प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होंगे। तो सिर्फ इस पे भरोसा रखना जरूरी नहीं है, आपको अपना इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। प्लस जब भी हम कॉर्पोरेट इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में
नेगेटिव, स्पेशली नेगेटिव की जो बात कर जी रहे हैं जी। कि रेस्ट्रिक्शंस और कैपिंग्स जो है ना, ट्रीटमेंट वाइज भी काफी होती है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। जी, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैम अगला जो सवाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आजकल जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रह गई है। कई बार कंपनियों की तरफ से निकाल दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है तो लोग जो है दूसरी जगह स्विच कर जाते हैं। बहुत लोग जल्दी जल्दी जॉब बदलते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को क्या इंडिविजुअल में पोर्ट कराया जा सकता है? मान लीजिए अब यहाँ एक कंपनी में कोई एक्स आदमी काम कर रहा है और जब वो अपनी जॉब बदले तो वो इंश्योरेंस क्या आगे इंडिविजुअली में पोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, और होगा तो उसे क्या कॉस्ट पे कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी या फिर उसी कॉस्ट पे हो जाएगा? इसके बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी आप दे सकें तो। वेरी इंपॉर्टेंट विपुल जी। जब भी हम ये जॉब चेंज की बात करते हैं, ग्रुप टू रिटेल पॉलिसी जा सकती है, थंब रूल जा सकती है, ये एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो आईआरडीए ने उसको इंक्लूड कर दिया है कि एनी ग्रुप दैट यू आर पार्ट ऑफ, एंड व्हेन यू आर लीविंग द ग्रुप यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट दैट ग्रुप पॉलिसी टू रिटेल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट के मान लीजिए कि आपने जॉब छोड़ी। जब भी आपने जॉब छोड़ी तो आपने डिसाइड किया है कि आपका 30 से 90 डेज का नोटिस पीरियड है। तो जैसे ही आपका नोटिस पीरियड आपने सर्व करना शुरू करा है, तभी आपको आपके एम्प्लॉयर को बोलना है या आपका जो इंश्योरेंस पे जो देखते हैं उनको बताना है कि मैं ये पॉलिसी ग्रुप से रिटेल में कन्वर्ट करना चाहूंगा बाय माई लास्ट डे। तो लास्ट डे, आपके लास्ट डे तक आप उस इंश्योरेंस में कवर्ड हो, और लास्ट डे के बाद से ऑटोमेटिकली वो पॉलिसी ग्रुप से रिटेल में इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका मतलब क्या कि मान लीजिए 30 सितंबर आपका लास्ट वर्किंग डे है, तो जी 1 अक्टूबर से आपकी खुद की इंडिविजुअल पॉलिसी एक्टिव हो जानी चाहिए। अब वो एक्टिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये आपने एप्लीकेशन दे दी कि हम मुझे ग्रुप टू रिटेल कन्वर्ट करना है, कितने लोग कवर्ड है अभी के ग्रुप पॉलिसी में, उन सारे लोगों को आपको कंपलसरी माइग्रेट करना होगा। जब आप ग्रुप से रिटेल जा रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते हो, जो इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट है उसी इंश्योरेंस कंपनी में रहना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमें बहुत टाइम क्लाइंट्स कहते हैं कि सस्ता करने के लिए हमने टॉपअप लेके रखा हुआ है। सो बहुत टाइम वो सुपर टॉपअप नहीं होता है, टॉपअप होता है। तो जब सामने आप माइग्रेट होते हो रहे हो ग्रुप से रिटेल में, ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि जी। आपका डिडक्टिबल जो होता है टॉपअप या सुपर टॉपअप में, वो और आपका बेस पॉलिसी मैच हो। और अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको नेक्स्ट रिन्यूअल पे डेफिनेटली उसको इंक्रीज कराना है और मैच करना है, सो दैट आपके क्लेम्स के लिए कभी भी उसमें गैप ना हो। और एडवांटेज और एक ये रहेगा जब भी आप ग्रुप टू रिटेल कर रहे हो कि अगर आप उस ग्रुप में 10 साल थे, तो जी 10 साल आप उसमें उस पॉलिसी में आपने सर्व किया है, तो आपकी कंटिन्यूटी बेनिफिट आपको ये पॉलिसी में मिलेगी, जिसमें वेटिंग पीरियड्स हट जाएंगे। तो बहुत सारे जो वेटिंग पीरियड्स हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स के, प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के, वो सारे ही एडवांटेजेस मिलते हैं आपको। इट्स लाइक हम नॉर्मल डे टू डे रूटीन में जब हम पोर्टिंग करते हैं तो कंटिन्यूटी मिलने के लिए हम ये चीजें करते हैं। तो सेम वे जब भी हम ग्रुप टू रिटेल माइग्रेट करते हैं, उसका यही एडवांटेज होता है कि आप उसकी कंटिन्यूटी रख सके। आपने इतने साल उस इंश्योरेंस में भरा है पैसा, तो वो आपको मिल सके। तो दैट्स मतलब ये उसका एक क्या बोलते हैं, आउटलाइन है ये चीजों की कि जी डेफिनेटली प्रीमियम ज्यादा होगा। ग्रुप इंश्योरेंस में जब भी आप एडिशनल प्रीमियम भर रहे थे अपने पेरेंट्स को ऐड करने के लिए, तो उससे एक्चुअली दुगना भी हो सकता है जब आप रिटेल पॉलिसी में कन्वर्ट हो। तो ये प्रोविजन भी आपको रखनी पड़ेगी कि ग्रुप टू रिटेल में एक्सपेंसिव होगा, बिल्कुल होगा। और जब भी आप ये ग्रुप टू रिटेल माइग्रेट कर रहे हो, तो जरूरी है कि आप प्रपोजल फॉर्म खुद भरें और सारी डिस्क्लोजर और सारी चीजें आप पहले से ही उसमें डिस्क्लोज कीजिए। जिससे एडवांटेज क्या होगा, आपका जो पॉलिसी है, नया जो बन के आएगा रिटेल पॉलिसी, उसका आपको कंटिन्यूटी जो है वो पहले से डिफॉल्टली कवर्ड होगा। यही मेरा अगला सवाल था मैम कि जो मान लीजिए हम ग्रुप इंश्योरेंस से रिटेल में शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या जो जो चीज़ें पहले मुझे मिल रही थी, जो सुविधा मिल रही थी, चाहे मैटरनिटी को लेकर के हो या बाकी चीज़ों को लेकर के हो, माता पिता उसमें इंक्लूड रहते हैं, वो सारी चीज़ें एज इट इज ट्रांसफ़र होती हैं या फिर प्रोडक्ट में कोई बदलाव हो जाता है? और कॉस्ट जैसा आप कह रही हैं कि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, आप कह रही हैं कई जगहों पर डबल तक हो सकती है, चलिए वो तो बात समझ में आई, लेकिन क्या प्रोडक्ट में कोई बदलाव होगा या फिर वो सेम ही रहेगा?
सेम नहीं रहता है विपुल जी। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अब मैं आपको एक क्लासिक केस स्टडी देती हूँ, थोड़ा सा डिटेल वाला है, लेकिन बिल्कुल। हमारे दर्शकों को उससे बहुत फायदा होगा कि हम्म। जैसे हमारे क्लाइंट काम करते थे एक बड़ी कॉर्पोरेट में बहुत सालों तक, 15 साल उन्होंने एक ही कंपनी में बड़े कॉर्पोरेट में बड़े पोजीशन पे काम किया। जी। उनका उनके फादर 78 के थे जब भी वो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हम्म। हमें मिले थे तब वो 70 ईयर्स के थे उनके फादर। हम्म। तो हमने उनको तभी भी कहा था कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, नहीं मैंने अपने कंपनी में करवाया हुआ है। सो पति पत्नी दो बच्चे, उनके कॉर्पोरेट कवर्ड में कवर्ड है। फादर के लिए वो एडिशनल पैसा भरते थे क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा था, तो उन्होंने वहां कंटिन्यू किया था। लेकिन जब ये ग्रुप टू रिटेल माइग्रेट कर रहे थे हम्म। तो प्रोडक्ट सेम नहीं रहा। ठीक है, सो उन्होंने बेस पॉलिसी ली थी 2 लाख की, और सुपर टॉप अप पॉलिसी जो ली थी वो 3 लाख डिडक्टिबल से स्टार्ट हो रही थी, तो बीच का 1 लाख का गैप था। अ, उन्होंने सुपर टॉप पॉलिसी माइग्रेट हुई उनकी ग्रुप से रिटेल, लेकिन वो स्टार्ट हुई 3 लाख डिडक्टिबल विद 10 लाख सम इंश्योर्ड, और बेस पॉलिसी जो थी वो सिर्फ 2 लाख की थी, क्योंकि रिटेल प्रोडक्ट में सुपर टॉप अप अवेलेबल ही नहीं था 2 लाख डिडक्टिबल के साथ। हम्म। ये एक गैप हो गया। अब अंकल की उम्र 78 हो गई, तो 78 में उनको कोई भी, और उनको बहुत सारी बीमारियां थी, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे इश्यूज थे। जी। तो इंश्योरेंस कंपनी ये गैप को कवर भी कर, एडिशनल कवर भी नहीं देना चाहती है। सो उनका बेस पॉलिसी 2 लाख का है, और बीच में 1 लाख का गैप है, और फिर सुपर टॉप अप है जो 3 लाख डिडक्टिबल से स्टार्ट होता है विद 10 लैक्स। तो ये गैप बहुत टाइम आप कवर नहीं कर पाते हो, एंड पेरेंट्स इंश्योरेंस पे तो बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड देन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खुद का चालू किया, मतलब उन्होंने एंटरप्रेन्योर जर्नी पे आ गए। तो बिल्कुल। अभी इस केस में आप इमेजिन कीजिए कि पेरेंट्स, लाइक फादर हैज ओनली अ बेस पॉलिसी ऑफ 2 लाख एंड देयर इज अ गैप ऑफ 1 लाख, और कोई एलिमेंट आती है तो आप एलिमेंट को तो नहीं कहोगे कि भाई हमारे पास 1 लाख का गैप है। राइट, हम्म। सो ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ आपके ग्रुप पॉलिसी पे रिलाय नहीं करना है, बिल्कुल। आपको अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी प्लान करना ही चाहिए। तो मैम एक दर्शकों के सवालों के जवाब ले, एक छोटा सा सवाल और है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने जब तक ऑफिस में काम कर रहा है और उसने अपनी अलग से पॉलिसी नहीं ली हुई है, क्या उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा जॉब छोड़ने के बाद कि वो ग्रुप से रिटेल को में आए, या फिर आपको लगता है कि उसे इंडिविजुअली जो है वो अपनी जो पॉलिसी जो है वो लेनी चाहिए? क्या ज़्यादा बेटर आपको लगता है? सो ग्रुप, जब भी आप जॉब कर रहे हो ग्रुप में जो मिल रहा है वो एडवांटेज है, वो आपका फायदा है। लेकिन आपकी रिटेल पॉलिसी अलग से, इंडिविजुअल पॉलिसी होनी चाहिए, फैमिली भी उसमें कवर्ड होना चाहिए। दिस इज एडिशनल, राइट, आप उसको बोनस की तरह ट्रीट कीजिए। छोटा मोटा क्लेम आएगा तो आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन सामने जब भी आप कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपनी पॉलिसी हेल्प करेगी। जी। चलिए अब इस बीच आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब जरा मनी नाइन के जो तमाम दर्शक हैं उनके सवाल लेते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके पैसे से जुड़ी जो तमाम उलझनें हैं उनको हम सुलझा सकें। पहला प्रश्न मैम राजेश आर्य जी का आया है, नैनीताल से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है, और इनका प्रश्न ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराते समय बीमा एजेंट कई सारे एड ऑन कवर लेने की सलाह देते हैं, हमें किन एड ऑन पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए? मैम ये तो बात सही है कि मतलब उस समय जो एजेंट होता है वो तो आपको हर चीज़ कहता है कि ऐड कर लीजिए, और फिर एट द एंड ऑफ द डे भाई पैसे तो प्रीमियम आपको ही भरने हैं, कई बार बजट भी देखना पड़ता है मिडिल क्लास में। तो कौन से एड ऑन हैं जो ज़रूरी होते हैं, कौन से अवॉइड किए जा सकते हैं? सो विपुल जी, एक दो दो इंपॉर्टेंट राइडर्स है जो जनरली हम रेकमेंड करते हैं। एक है नॉन पेएबल्स। आपके इंश्योरेंस क्लेम में एक सेक्शन होता है नॉन पेएबल, जैसे कि पीपी किट हो गया, या आपका जो कंज्यूमेबल्स यूज करते हैं, बेसिकली उसको कंज्यूमेबल्स कहते हैं, लाइक जो लिक्विड यूज होता है या थर्मामीटर है, ये सारी चीज, उसकी एक लिस्ट है पूरी जो नॉन पेएबल करके उसको काउंट की जाती है। तो जब भी आपका ये क्लेम आता है तो कंज्यूमेबल्स बिकम्स क्लोज टू, कंज्यूमेबल कॉस्ट कम्स टू अराउंड 5 to 8% ऑफ योर क्लेम अमाउंट। तो वो पैसा बहुत टाइम आपको जेब से पड़ना पड़ता है, तो आपको लगता है कि अरे मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, मुझे क्लेम नहीं मिला। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत टाइम आपको बुरा लगता है। तो बेटर है कि आप एक राइडर है कंज्यूमेबल्स, ये कंज्यूमेबल्स को आप ऐड कर लीजिए।
जिससे कि आपका नुकसान, आई मीन जितना क्लेम आएगा उतना सारा पैसा आपको एज अ क्लेम मिलेगा। अब दूसरी बात जो हम बात करेंगे, दूसरा कोई राइडर लेना चाहिए, बिल्कुल ले सकते हैं, समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन के साथ बढ़ने वाला। मान लीजिए कि मेडिकल इन्फ्लेशन 10% से बढ़ रहा है, तो आपका जो प्रोटेक्शन है वो भी आपका सम इंश्योर्ड ऑटो बढ़ता है बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम फॉर श्योर, क्योंकि एड ऑन है, उसका मतलब है कि आपको एडिशनल प्रीमियम देना है। तो उस वजह से आपको कंपलसरी एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा और वो कवरेज का यूसेज कर सकते हैं। बट हाँ, अच्छा है क्योंकि आपको हेल्थ इन्फ्लेशन के साथ वो मिलता है। अगर आप ज़्यादा आज अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन के साथ बढ़ने वाला कवरेज ले सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट राइडर जो हम जनरली कहते हैं वो है आपका बोनस प्रोटेक्शन। जो बोनस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक राइडर होता है। मान लीजिए आप बहुत कॉशियस हो और आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हो और आज आप बोनस पे भी रिलाई करोगे जो आपके पॉलिसी पे आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आपका फायदा कर सकता है। जी। इस बीच हमारे कुछ एक दर्शकों की काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि ऑडियो की शायद कोई समस्या है, तो मैं चाहूँगा कि हमारी पीसीआर की टीम एक बार ज़रा क्रॉस चेक करे कि क्या इस तरह का कोई अगर दिक्कत है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। क्योंकि एक दो दर्शकों ने टिप्पणी की है कि साउंड को लेकर के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर हमारी टेक्निकल टीम में जो है इसे जो है जल्द से जल्द अगर सुधार सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। इस बीच एक राजीव जी का प्रश्न आया है मैम, उनका कहना ये है कि जो हमारी ग्रुप की पॉलिसीज़ हमको मिलती है किस जहाँ भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें माता पिता के लिए अलग से कोई टॉपअप या कोई इस तरह का प्लान, कोई एड ऑन फीचर कुछ इस तरीके से ले सकते हैं क्या? इस तरह की कोई सुविधा मिल सकती है? सो एक एक और चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर विपुल जी, के जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ग्रुप में कवर्ड है, तो आप मान लीजिए कि आप कहते हो कि मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं अपना ध्यान रखता हूँ, हेल्थ का खाने पीने में ध्यान रखता हूँ, परहेज करता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक चीज कर सकते हैं प्रीमियम बचाने के लिए। लाइक टिपिकल एक मेंटालिटी होती है बजटिंग करने के लिए कि मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक सुपर टॉप अप पॉलिसी कंटिन्यू कीजिए। जिससे कि क्या होगा, बेस क्लेम जब भी आएगा वो आपका कंपनी देगा, और सुपर उससे बड़ा कोई खर्चा आया तो आपका सुपर टॉप अप पॉलिसी दे सकता है। एंड आफ्टर कंटिन्यूशन ऑफ एटलीस्ट 3 to 5 years आप सुपर टॉप अप पॉलिसी को रिटेल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये प्रोविजन आईआरडीए के थ्रू ही है और हर प्रोडक्ट के अंदर होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। रही बात इनके सवाल के जवाब की कि पेरेंट्स को एडिशनली लेना चाहिए, तो जब भी आप पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स होती है या कोई इंश्योरेंस कंपनी उनको रिटेल में कवर नहीं करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कंपनी के थ्रू एडिशनल प्रीमियम भर के कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप है। ग्रुप में जब भी आप कोई मेंबर को ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका प्री एग्जिस्टिंग कवर्ड हो जाता है, आपको कवरेजेस पहले से मिल जाते हैं, वेटिंग पीरियड नहीं लगते हैं। तो कुछ नहीं होने से कुछ होना जरूरी है। तो बिल्कुल। बिल्कुल आप पेरेंट्स को वहां ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बजटिंग करके रखी है, पेरेंट्स के लिए कवरेज अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। चलिए, तो आपके लिए राजीव सलाह ये है कि आप अलग से भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने होंगे, क्योंकि कई बार और माता पिता के लिए अगर उनकी एज ज़्यादा है तो कई बार इंश्योरेंस कंपनियां बड़ा लंबा समय लेती हैं, जल्दी इंश्योरेंस लेने में भी बड़ी समस्या आती है और प्रीमियम भी आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप देख लीजिए आपके लिए जो सुविधाजनक रहे। इसके अलावा हमारे पास एक प्रश्न आया है और ये भी उसी से जुड़ा हुआ है मैम। वो कह रहे हैं कि हमारे माता पिता सीनियर सिटीजन हैं, इनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है, क्या इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है? ये बहुत जेन्युइन सवाल है, क्योंकि जब आपको वाकई में आवश्यकता होती है तो फिर इंश्योरेंस कंपनियां जल्दी इंश्योरेंस देती नहीं है। इसके लिए क्या किया जा सकता है मैम? सो बहुत सारे जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है जिनका सीनियर सिटीजन प्लान्स है। ठीक है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को कवर बिल्कुल करते हैं। आपको जैसे न्यू इंडिया का प्लान है, स्टार हेल्थ का प्लान है, लेकिन हाँ उसमें को पेमेंट आ जाएगी 30% से लेके 10% to 30% तक का, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। फिर सीनियर सिटीजन प्लान है वो मणिपाल सिग्ना के भी है, तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होगी लेकिन आपको को पेमेंट आ जाएगा। तो एटलीस्ट अगर मान लीजिए 20% कोपे है या 30% कोपे है, लेकिन 70% तो मिलेगा आपको। तो बहुत जरूरी है कि आप ये चीजें ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी या कोई अच्छे एडवाइजर के पास जाइए जो आपको ये प्रोसेस करवा के देंगे। ठीक। राजीव सिन्हा जी ने पुणे महाराष्ट्र से अपना प्रश्न भेजा है। उन्होंने कहा कि यदि मुझे परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो मेरी पॉलिसी किस तरीके से मेरी मदद करेगी, और क्या इस कवरेज के लिए अतिरिक्त राइडर्स की आवश्यकता है या मेरी मौजूदा पॉलिसी इसे कवर कर लेगी? कई बार मैम इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं,
मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, कई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद से जो परमानेंट डिसेबिलिटी जैसी चीज़ें भी होती हुई दिखाई देती हैं। तो क्या करना चाहिए इनके लिए? राजीव जी को क्या सलाह देंगे आप? सो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं एट एक्चुअल्स वो पे करता है। ठीक है। आपको डिसेबिलिटी हो गई है, सो मान लीजिए कोई एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो गई, तो वो एक्सीडेंट की वजह से जो हॉस्पिटल खर्च हुआ रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल कवर करेगी। लेकिन आपको डिसेबिलिटी हो गई है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू रखना है तो आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, उसमें कोई वेवर नहीं आता है, अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो उसकी जगह पर अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेके रखेंगे जिसमें सारे टाइप के डिसेबिलिटीज कवर्ड होते हैं, उस पॉलिसी वो पॉलिसी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी ऐसे सिचुएशन में। जी। इस बीच प्राची सिंह का भी प्रश्न ले लेते हैं, पटना बिहार से हैं। कह रही हैं मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी अभी अभी भी शादी हुई है। कंपनी का 3 लाख रुपए का ग्रुप इंश्योरेंस कवर है। मुझे मैटरनिटी कवर के लिए क्या अलग से बीमा लेना चाहिए? क्या सलाह देंगे मैम प्राची जी को आप? सो प्राची जी, अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है, सो सम इंश्योर्ड इज नॉट द क्वेश्चन इन मैटरनिटी। मैटरनिटी की हमेशा कैपिंग होती है। अगर आपका 3 लाख का कंपनी का इंश्योरेंस है तो उसमें मैटरनिटी कितना कवर्ड है वो चेक कीजिए। अगर आप जो सिटी में है आपको लगता है कि मैटरनिटी कॉस्ट उतना सफिशिएंट है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है कोई अलग से मैटरनिटी कवर, क्योंकि जब आप रिटेल पॉलिसी में जाएंगे तो क्या बोलते हैं, वेटिंग पीरियड इज रेंजिंग फ्रॉम 9 मंथ्स टू 6 इयर्स। ठीक है। तो अगर आपकी मैटरनिटी प्लान्ड है कि आप डिलेड कर रहे हो, जो टाइम के हिसाब से प्लान कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट चूज करके आप मैटरनिटी उसमें यूज कर सकते हो। बट जनरली हम कहते हैं एज अ फाइनेंशियल प्लानर, जब भी हमारे पास कोई आता है कि मुझे इंश्योरेंस नहीं पैसा देना चाहिए मैटरनिटी के लिए, तो हम जनरली कहते हैं कि यू रादर वर्क ऑन इट। मतलब आप सेविंग्स कर लीजिए अलग से स्टार्टिंग से, सो दैट बिल्कुल। उस टाइम पे आपको अगर नौकरी चेंज करनी है, छोड़नी है, तो मैटरनिटी कवर करने के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो डिसीजन मेकिंग नहीं करना पड़े। ये बात ध्यान रखिए प्राची जी कि कई बार बड़ी लंबी पीरियड, जैसा कि बता रहे हैं कि वेटिंग पीरियड हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस के चक्कर में आप अपनी प्लानिंग जो है वो डिले हो जाए आपकी। तो आप उसके लिए अलग से सेविंग करके रखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ग्रुप इंश्योरेंस है ही आपके पास, देख लीजिए, एक बार पता कर लीजिए कि उसमें वो कवर होता है नहीं कवर होता है, कितनी के पैसे कम पड़ सकते हैं, उसके पैसों का आप खुद से इंतजाम कर लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अगले दर्शक हमारे अलीगढ़ यूपी से हैं। वो कह रहे हैं कि हम परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चों सहित 4 सदस्य हैं। अभी 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान खरीदा है। क्या ये पर्याप्त रहेगा और क्या इसे भविष्य में बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सो अशोक जी, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, बहुत बढ़िया। आई मीन बहुत कम लोग लेते हैं अपने देश में। सो यू आर समबडी हु टुक अ गुड डिसीजन ऑफ टेकिंग एन इंश्योरेंस। क्या ये इनफ है? विथ हेल्थ इन्फ्लेशन आपको हर 3 साल में आपका इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप अलीगढ़ हो तो वो जोन 3 आता है बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज के हिसाब से, तो आपकी प्रीमियम जो है काफी कम होगी। तो मान लीजिए कि अगर अलीगढ़ हो और मान लीजिए आपके नियरेस्ट बिगर सिटी में आप जाके ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, दिल्ली मुंबई ऐसे कहीं आना चाहते हो, तो आपको ये पता रखना जरूरी है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जोन वाइज प्रीमियम में, नॉन जोन में जाके आप ट्रीटमेंट लेते हो तो को पेमेंट देना पड़ता है कि नहीं, या डिफॉल्ट आपको पूरा पैसा मिलेगा। ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना, नंबर वन। नंबर टू, हमने आपको ऑलरेडी कहा कि विद मेडिकल इन्फ्लेशन आपको हर 3 साल में रिव्यू करना चाहिए। स्टार्ट करने के लिए 5 लाख अच्छी बात है। बहुत सारे कैपिंग्स और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इवन 5 लाख के पॉलिसी में, तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि बेस पॉलिसी को एटलीस्ट 10 लाख तक लेके जाइए, एज इन व्हेन यू कैन और यू कैन अफोर्ड इट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उससे क्या होगा, 10 लाख की पॉलिसी पे जनरली कैपिंग्स और रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हट जाते हैं। जी। मैम, बहुत अच्छा लगा, समय जो है पता नहीं चला, आपके साथ जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली। हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा उनके पास। लेकिन चलते चलते मैम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मेरे पास ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है या मिला हुआ है मुझे, इसका सही तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस बारे में जो हमारे मनी 9 के दर्शक हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग जो है आजकल निजी क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, उनको क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगी? ओके। सो मेरा ग्रुप इंश्योरेंस है, मैं कैसे इसको बेस्ट यूज कर सकता हूँ?
सबसे पहले यूज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। यू शुड बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, ये हमारी विशेष रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कोई बीमारी की वजह से या कोई सिचुएशन की वजह से आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो नंबर वन चीज है कि आपको आपके फैमिली मेंबर्स को बताना बहुत जरूरी है कि ये हमारे हेल्थ कार्ड्स है और ये हमारी पॉलिसी है, या ये नियरेस्ट हॉस्पिटल है, या ये कैशलेस नेटवर्क है जहां पर इंश्योरेंसेस कवर्ड है, या यहाँ तुरंत जाना है अगर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। इससे क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। माय ब्रदर वाज वेरी सिक और डॉक्टर ने कहा कि वो हॉस्पिटल में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। जी। और मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में थी जो सिटी के दूसरे तरफ थी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे भाभी ने कॉल करके कहा कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने उनको तुरंत कहा कि आप इनको नियरेस्ट हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल थी वहां लेके जाइए, ये यहाँ पर कैशलेस में हो जाएगा, बाकी मैं आके देखती हूँ। सो बाय द टाइम आई कुड रीच बैक, 2 घंटे लगे मुझे। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी ट्रीटमेंट नहीं रुकी, पैसों की वजह से कोई चीजें नहीं अटकी। उनका वो हेल्थ कार्ड लेके गए और ऑटोमेटिकली उनका कवरेज स्टार्ट हो गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें फैमिली मेंबर्स को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है। प्लस आपके जो हेल्थ बेनिफिट्स है, अगर आपकी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में क्या कहते हैं, दिन के अगर आप 10,000 स्टेप्स करते हो, एनुअल हेल्थ चेकअप करते हो, तो वो सारे जो पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो ऐप बिल्कुल आपको अपने लिंक करना चाहिए, सो दैट जितनी मूवमेंट आप करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए आप अच्छे कस्टमर हो और आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपके ग्रुप में नहीं होगा, बट ये रिटेल पॉलिसी में एप्लीकेबल होगा। बट जब भी हम ये ग्रुप में बात करते हैं तो जो एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है वो बिल्कुल कराना चाहिए। हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो व्हेन इट्स पार्ट ऑफ योर इंश्योरेंस पॉलिसी इन योर कंपनी, यू शुड मेक द यूज ऑफ इट बाय doing regular health checkup. And after specifically after the age of 35, we need to be more conscious about our fitness and our health. तो हेल्थ चेकअप का फायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। आपकी हेल्थ पॉलिसी का ये फीचर होता है जनरली। जी। निशा जी, आज के इस कार्यक्रम में आप जुड़ी और इतनी अच्छी अच्छी बातें बीमा को लेकर के आपने बताई हैं। निश्चित रूप से हमारे तमाम जो दर्शक अब तक थोड़ी सी लापरवाही कर रहे होंगे, थोड़े अलर्ट होंगे, सतर्क होंगे और अपने जो उनको कॉर्पोरेट बीमा मिला हुआ है उसके अलावा अलग से भी अपने लिए बीमा लेंगे। ईश्वर करे कि किसी को इसकी आवश्यकता ना पड़े, उसके इस्तेमाल की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना, कोई बीमारी अगर होती है तो आपके पास उससे जूझने के लिए एक अच्छा यंत्र रहेगा। तो ये आप बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विपुल जी। चलिए, तो फिलहाल अब हमारे खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में इतना ही। लेकिन हाँ, दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए, जिसमें कि हम बात करते हैं शेयर बाज़ार की। रोज़ 1 से 2 के बीच में आपका भी कोई प्रश्न है तो पूछिए आप 9311211874 पर। और हमारे साथ कल जो है बुधवार को मौजूद होंगे डॉक्टर रवि सिंह, और शाम को हम बात करेंगे शाम को 4 बजे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड से भी जुड़ा अपना सवाल आप भेज दीजिए। शाम को 4 बजे इस पर हो जाएगी विस्तारपूर्वक चर्चा। मुझे इजाज़त दीजिए। मनी 9 लकी के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार। हेलो मनी 9।